नमस्कार। दिल्ली विश्वविद्यालय के एसी और ईसी के चुनाव फरवरी में होने हैं और हम आज आपको मिलवा रहे हैं ईसी उम्मीदवार डॉक्टर सुनील कुमार से, जो कि ईसी के उम्मीदवार भी हैं एनडीटीएफ पैनल से और पिछले 2 टर्म से एसी मेंबर हैं। सर, पहले तो हम आपको शुभकामनाएं देते हैं कि आप जो हैं विजयी हों। और हमारा सबसे पहले सवाल रहता है कि आप 2 टर्म एसी मेंबर रहे हैं, तो 2 टर्म एसी मेंबर रहते हुए आपने शिक्षकों के किन मुद्दों को जो है अकादमिक परिषद में उठाया है और किन को लगता है कि समाधान की ओर आपने बढ़ाया है? देखिए, विद्युत परिषद के अंदर एक तो जो एजेंडा होता है, उसके तहत जो भी एजेंडा आता है उस पर हम सब साथी अपनी बात रखते हैं और उसमें यथासंभव कुछ गलत होता है तो उसमें संशोधन करवाने की बात हम रखते हैं। ज़्यादातर विद्युत परिषद के साथियों को 0 आवर्स के अंदर, जो हमारी विद्युत परिषद की एक लोकतांत्रिक प्रणाली है जो अभी तक जिंदा है, उसके अंदर हम सारे उन विश्वविद्यालय के विषयों को उठाते हैं जिनका सीधा संबंध किसी न किसी तरीके से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अकादमिक मुद्दों से होता है। और ये काम एनडीटीएफ के नेतृत्व में हमारे सारे ही साथियों ने निरंतर किया है। अन्य साथी भी ऐसा ही करते हैं। अभी हमारे सामने राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हो रही है और किसी भी नीति को लागू करते समय प्रशासन एक संवेदनशीलता के साथ उसको लागू करने की कोशिश करता है और वही समय होता है अच्छे सच्चे एक्टिविस्टों के पास भी कि वो उसके सकारात्मक पहलुओं को लागू करवाते समय किसी भी प्रकार की कोई हानि उस एकेडमिक जगत को ना हो, उसकी भी गारंटी वहां पर करें। जैसे उदाहरण के रूप में मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति को दिल्ली विश्वविद्यालय की विद्युत परिषद के अंदर स्वीकारा जा रहा था, उसके ऊपर बातचीत हो रही थी, तो एक बहुत बड़ा मुद्दा वर्कलोड को लेकर आया था कि इसके तहत जो स्ट्रक्चर है, पहले 196 का आया, अभी 176 का है क्रेडिट का। इसका स्ट्रक्चर दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेजों के अंदर, विभागों के अंदर, वर्कलोड के अंदर बहुत अधिक प्रभाव डालने वाला है। हालांकि ऊपर से देखने पे ये सब कोई पता है कि दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर 148 क्रेडिट का ऑनर्स कोर्स चलता था और 132 क्रेडिट का बीए प्रोग्राम कोर्स चलता था और 176 क्रेडिट किसी भी आधार पर अगर हम नापते हैं तो वो 148 क्रेडिट से अधिक ही होती हैं। तो वर्कलोड की ऐसे कोई बहुत अधिक चिंता वहां पर उस समय तो नहीं थी, लेकिन फिर भी हमारे एकेडमिक जगत के अंदर ऐसा कोई भाव उभर कर आ रहा था, तो उसको हमने चिन्हित करके उसकी गारंटी करवाना कि इसके कारण से राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करते समय, जिस पर सरकार ने इतनी मेहनत की है, विश्वविद्यालय ने लागू करते समय इतनी मेहनत की है, हम सब साथियों ने इतनी मेहनत की है, तो कोई गलत काम हमसे ना हो जाए, तो पूर्ण रूप से इस बात का इंतजाम करवाया। और उसमें एनडीटीएफ ने और हमने विशेष रूप से, मैंने ही वो लेटर में ड्राफ्ट करके लेके गया था इस वर्कलोड की चिंता को लेके, कि कोई भी साथी इस नीति को लागू करते समय वर्कलोड के आधार पर दिल्ली विश्वविद्यालय के किसी भी विभाग से या कॉलेजों से वो हटाया नहीं जाएगा। और डीयू प्रशासन ने इसको स्वीकार किया और आज ये हकीकत है कि दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर वर्कलोड के आधार पर किसी भी साथी को उसके कॉलेज से उसकी टेम्परेरी या एडोक प्राध्यापक की जो उसकी भूमिका है उससे हटाया नहीं जा रहा है। साक्षात्कार होने तक वो अपनी यथास्थिति में बना हुआ है। इसी के साथ जब कोविड का मुद्दा आया तो एनडीटीएफ के साथियों ने, जब निरंतर क्लासें होती रही, हमारी कोई छुट्टियां नहीं रही, सारी छुट्टियां रद्द हुई, उस समय पर ईएल का एक मुद्दा उठाना हमने शुरू किया था और पिछली एकेडमिक काउंसिल के अंदर हमने उसमें सफलता प्राप्त की। हालांकि मैं ये कह रहा हूं कि जिस माध्यम से, जिस तरीके की ये नोटिफिकेशन ईएल का हम चाहते थे, इसमें थोड़ी सी त्रुटि रह गई है। ये सभी प्राध्यापकों ने, चाहे वो किसी भी स्थिति में थे, चाहे वो परमानेंट थे, टेम्परेरी थे या एडोक थे,
उनमें सबको ही इसका प्रावधान होना चाहिए था, लेकिन नोटिस निकालते समय डीयू प्रशासन ने इसमें केवल स्थायी प्राध्यापकों को मेंशन किया। हम इसमें सुधार की मांग आगे डीयू प्रशासन से करेंगे और इसमें निश्चित रूप से सुधार होगा, लेकिन उन्होंने ऐसा नोटिफिकेशन किया और एकेडमिक काउंसिल में एनडीटीएफ के द्वारा उठाई गई इस बात को स्वीकारा। इसी प्रकार से मैटरनिटी लीव का मुद्दा था, एकेडमिक काउंसिल के माध्यम से ही एनडीटीएफ के एसी मेंबर्स के माध्यम से ही इस मुद्दे को भी क्लिंच किया गया और आज हमारी जितने भी एडोक प्राध्यापक साथी हैं, महिला साथी हैं, वो इन छुट्टियों का लाभ उठा रही हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के विभिन्न कॉलेजों में। तो इसी प्रकार से हमारे पास बहुत मुद्दे हैं, जैसे सिलेबस आया, सिलेबस में कोई फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर का और अभी 25 तारीख को आने वाली एकेडमिक परिषद के अंदर जो है वो तीसरे सेमेस्टर का भी सिलेबस आना है। तो अपने को ये देखना है कि कोई भी ऐसी सामग्री विद्यार्थियों के हाथ में ना पहुंचे जिससे कि राष्ट्र विरोधी नीतियों को उसमें शामिल किया गया हो। जिस नेक नियति से सरकार ने इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने की बात की है और डीयू ने आगे बढ़कर इसको स्वीकारा है और प्रथम विश्वविद्यालय इतने बड़े रूप में ऐसा प्रथम विश्वविद्यालय होने जा रहा है जब अपने 100वें वर्षगांठ के समारोह को मनाते हुए साथ साथ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू कर रहे हैं। उसके सारे सकारात्मक पहलुओं का हम स्वागत करते हैं, लेकिन उसके माध्यम से अगर कोई नकारात्मक प्रभाव दिल्ली विश्वविद्यालय के प्राध्यापकों पर पड़ेगा तो उसका हम पुरजोर विरोध करेंगे किसी भी स्थिति में जाकर। बावजूद मतलब शिक्षा नीति के आपने इतने फायदे गिनवाए हैं, जो यहाँ के अन्य संगठन हैं वो कह रहे हैं कि ये अभी चूँकि शुरुआती दौर में है तो वर्कलोड में कटौती नहीं होगी, शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर के भी कई सारी बातें हैं कि टेन्योर ट्रैक सिस्टम आएगा और आगे जो है प्रक्रियाएं बंद हो जाएंगी, तो इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? देखिए, इस दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर 20 साल से करीब मेरा भी अध्यापक के रूप में एक तजुर्बा रहा है और हमने देखा है कि जिन अन्य शिक्षक दलों की आप बात कर रहे हैं उन्होंने विशेष रूप से चुनाव के समय डराने, लोगों को धमकाने, किन्हीं नीतियों के जो नकारात्मक पहलू उसके अंदर नहीं है उनको भी गिनवाने की, और यहाँ पर कोई सारे कॉलेज ऑटोनोमस हो जाएंगे, सब बिक जाएगा, अडानी अंबानी आएगा, ऐसे डरा डरा कर हर इलेक्शन के अंदर उन्होंने अपना ये एक नकारात्मक प्रचार का माध्यम बनाया हुआ है। लेकिन उनकी ये शैली उनको मुबारक। आज दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि अगर इस नीति को लागू करते समय कुछ नकारात्मक, क्योंकि अभी शुरुआती दौर में कुछ नकारात्मक दृष्टिकोण के ऐसे विषय अगर हमारे सामने आएंगे तो हम उनका पुरजोर विरोध करेंगे। ऐसा पहले भी किया गया है और उनमें सुधार, ये हमारी संस्थाएं इसी बात के लिए तो हैं कि सुधार किया जाए, कोई गलती रह जाए तो उससे अगले वाली एकेडमिक जो है परिषद के अंदर फिर हम सुधार कर ले। और कोई एक मतलब ब्रह्म वाक्य की तरह जो है एकेडमिक काउंसिल की मिनट्स बनती नहीं है, अगर कभी भी जरूरत होती है उसमें तो निरंतर परिवर्तन होता रहता है, अपने संविधान में भी परिवर्तन होता रहता है। लेकिन इस बात के लिए डराना कि यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा तो ये 10 को से हम सुनते आ रहे हैं, यहाँ पर ट्रैक टेन्योर हो जाएगा ये बात यहाँ पर सुनते आ रहे हैं, और अपॉइंटमेंट रुक जाएगी ये सुनते आ रहे हैं। मैं जब आपके साथ साक्षात्कार कर रहा हूँ तो लगभग 1100 के करीब दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर स्थायी नियुक्तियां हो गई हैं और जितने हमारे एडोक प्राध्यापक यहाँ पर नहीं पढ़ा रहे हैं उससे ज़्यादा संख्या में दिल्ली विश्वविद्यालय के विभिन्न कॉलेजों में और विभागों के अंदर ऐसे विज्ञापन आ चुके हैं और जिनमें निरंतर मतलब कई बार तो ऐसा होता है कि एक ही दिन में 4-4, 5-5, 6 से 7-7 कॉलेज के लगातार अलग अलग विषयों के साक्षात्कार चल रहे हैं और लगातार इतने छोटे से मतलब दिल्ली विश्वविद्यालय के 100वें साल सेलिब्रेट कर रहा है, ऐसे 100 साल में कोई 3-4 महीने ऐसे नहीं आए होंगे जिसमें इतने छोटे काल के अंदर 1000 नियुक्तियां कभी होंगी परमानेंट। तो वो हो रही हैं और आज ये हकीकत है और डीयू प्रशासन भी संजीदगी से इस विषय पे अपना काम कर रहा है। हम उसकी इस मामले में कम से कम सराहना करते हैं कि वो चाहता है कि
सबका परमानेंट हो, और ये हमारे एजेंडे के साथ ही काम हो रहा है। रेगुलराइजेशन का जो एजेंडा एनडीटीएफ ने लिया था, हम उसको लगातार चलवाते रहेंगे। आप दावा कर रहे हैं कि लगभग 1100 नियुक्तियां हो चुकी हैं, लेकिन लोग और विभिन्न सोशल मीडिया माध्यमों से देखे तो कहते हैं कि लगभग 400 लोग जो हैं डिस्प्लेस हो गए हैं। तो उन डॉग्स के बारे में क्या कहेंगे और उनको कैसे मतलब सिस्टम में ला पाएंगे वापस? देखिए, सोशल मीडिया, सुधांशु जी, आपको भी पता है कि जहां सकारात्मक बातों को हमारे सामने लाता है और उनको भी कई बार हम फैक्चुअल चेक नहीं करते हैं, ऐसे ही नकारात्मक बातों को भी बहुत सामने फैलाता है। लेकिन ये हकीकत ही है कि जब दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर स्थायीकरण की ये नियुक्ति मतलब प्रक्रिया चल रही है, तो ये विस्थापन का दौर भी चल ही रहा है। आंकड़े अलग हो सकते हैं, वो तो ऐसे भी आंकड़े सोशल मीडिया पे फैला रहे हैं जितने कुल एडोक किसी कॉलेज के अंदर कई बार काम नहीं कर रहे होते थे, उससे ज्यादा एडोक वहां से विस्थापित हो गए हैं। ऐसे भी आंकड़े देखे जा रहे हैं। मैं अपने कॉलेज का एक उदाहरण देके कहता हूं कि सोशल मीडिया के आंकड़ों के अनुसार दयाल सिंह कॉलेज के अंदर यह विस्थापितों की संख्या 32 जहां पर नियुक्ति हुई है, वहां पर 8 दिखाई जा रही है। जबकि आपकी जानकारी के बारे में मैं बता दूं कि ऐसी विस्थापन की संख्या मात्र 4 है, और उस 4 में से भी अगर सही मायने में करेंगे तो वो 3 है, क्योंकि एक साथी ने तो अपने फॉर्म में भरते समय अपना प्रमाण पत्र ही जाति का नहीं लगाया, और जब उनसे मांगा गया तो इंटरव्यू के साक्षात्कार के दिन तक भी उन्होंने जाति प्रमाण पत्र वहां तक नहीं दिया, जिसके कारण वो उस पद के लिए योग्य थी ही नहीं। लक्ष्मीबाई के अंदर मेरी जानकारी में आया कि कुछ साथी ऐसे थे जिन्होंने फॉर्म ही नहीं भरा। हमारे अपने कॉलेज के अंदर अर्थशास्त्र विभाग में 1-2 साथी ऐसे हैं जिन्होंने एडोक पे लंबे समय से काम कर रहे हैं, फॉर्म ही नहीं भरा है। हम विस्थापित उस व्यक्ति को मानते हैं, मैं बड़े साफ शब्दों में कहना चाहता हूं, जो व्यक्ति वहां पढ़ा रहा है और रोस्टर के अंदर उसकी पोस्ट है। यहां पर विस्थापन की कुछ लोग इस बात की डेफिनेशन भी निकालते हैं कि जो रोस्टर में भी नहीं है और जिसका वहां पर विज्ञापन में भी जो है जगह नहीं है, तो उसको भी अगर कोई साथी ऐसा वहां पर पढ़ा रहा है तो वो भी विस्थापित की श्रेणी में, निश्चित रूप से वो विस्थापन की श्रेणी में नहीं आएगा। डूटा के दबाव में रोस्टर पर ना होते हुए भी इतने लंबे समय पर एडोक पर पढ़ा रहे साथियों का ये एक दबाव था कि जब तक स्थायी नियुक्ति नहीं हो तब तक उनको वहां पढ़ाया देना चाहिए। लेकिन ये डूटा की पूर्ण सहमति थी, सारे एक्टिविस्टों की पूर्ण सहमति थी, डीयू प्रशासन के महाविद्यालयों के प्राचार्यों के साथ सहमति थी कि इनको तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक कि स्थायीकरण की प्रक्रिया नहीं हो जाएगी। तो ऐसी संख्या कोई 400 तो नहीं है। उसमें से भी मेरी जानकारी में 35 से ज्यादा साथी जो एडोक पढ़ा रहे थे उस कॉलेज के अंदर जब ये स्थायीकरण की प्रक्रिया चली तो उनमें से वो स्थायी तो नहीं हो पाए, लेकिन आज भी ऐसे 35 से ज्यादा साथी उसी कॉलेज के अंदर प्राध्यापक एडोक प्राध्यापक की जो है वो श्रेणी में आज भी पढ़ा रहे हैं। वोटर लिस्ट में उनका नाम है, आप चाहे तो उसमें आप मेल करके देख सकते हैं। दूसरी बात, एक संजीदगी के साथ डूटा अपने ड्यूटी को निभा रहा है, अपनी मोरल ड्यूटी को निभा रहा है। ऐसा कोई साथी अगर विस्थापित होता भी है तो उसकी पुनः नियुक्ति के लिए सकारात्मक प्रयास सब लोग करते हैं। ये एक साझा प्रयास होता है और मुझे कहते हुए बड़ा गर्व हो रहा है कि ऐसे साझे प्रयासों से आज कोई 3 दर्जन से ज्यादा, कल भी एफएमएस का रिजल्ट आया, आपने देखा सोशल मीडिया के माध्यम से ही, 2 हमारे ऐसे साथी जो एक वाणिज्य विभाग से और एक मनोवैज्ञानिक विभाग से किन्हीं कारणों से उस समय पर स्थायी नियुक्ति नहीं पा सके थे, कल जो है उनको एफएमएस के अंदर फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट में नियुक्ति मिली है। तो ये प्रक्रिया चल रही है। ट्रांजिशनल काल थोड़ा सा पेनफुल कई बार होता है, लेकिन हम उस स्थिति में अब एडोक प्राध्यापक साथियों को नहीं छोड़ना देना चाहते जिस स्थिति में वो रिटायरमेंट की पोजीशन तक आ चुके थे। लोग यहाँ एडोक रिटायर हुए हैं, लोगों को किसी प्रकार की मेडिकल फैसिलिटीज नहीं मिली है, कोई उनको एनुअल फाइनेंशियल इंक्रीमेंट नहीं मिलता है,
ऐसी स्थिति अब बहुत दिन तक कम से कम एनडीटीएफ के और हमारे एजेंडे में तो नहीं है। ये स्थायीकरण की प्रक्रिया चलेगी और अंत में सुधांशु जी आप पाएंगे कि जितने एडहॉक साथी आज दिल्ली विश्वविद्यालय के विभिन्न कॉलेजों में पढ़ा नहीं रहे हैं, उससे अधिक सीटें आज दिल्ली विश्वविद्यालय के अभी तक भी विज्ञापित हो चुके जो हैं विज्ञापनों में आपको मिलेंगे। प्लेसमेंट शब्द है कि डिस्प्लेस को प्लेस कर रहे हैं, इसको लेकर के भी कई बार ये रहता है कि वो कहते हैं कि आप प्लेसमेंट कराने वाले कौन होते हैं, और डिस्प्लेसमेंट जो है आप पहले ही क्यों नहीं रोकते कि मतलब बहावाही लूटने जैसा एक वो बनाया जाता है कि आप प्लेसमेंट करवा रहे हैं। और ये भी आरोप रहता है कि एनडीटीएफ चूँकि सरकारी संगठन के तौर पे देखा जाता है, उसकी संबद्धता सरकार से जोड़ के देखी जाती है, प्रशासनिक अनुबद्धता भी कह लीजिए और संबद्धता भी कह लीजिए, उसको भी जोड़ करके देखा जाता है। तो कहना है कि जब सब कुछ आपके हाथ में है तो फिर भी डिस्प्लेसमेंट इतने मास लेवल पर क्यों हो रहा है, और प्लेसमेंट की वाहवाही तो लूटते हैं लेकिन डिस्प्लेसमेंट की जिम्मेवारी आप नहीं ले रहे, ऐसा कहा जा रहा है। देखिए, ऐसे हम किसी भी जिम्मेदारी से भागने वाला संगठन नहीं है, पहली बात तो ये। बात रही प्लेसमेंट हम करवा रहे हैं, ये एक मिथ है। ये जैसा कि मैंने अभी बताया कि एक साझा प्रयास है और सभी योग्य हैं वो साथी जो पहले लगे हुए थे लेकिन किन्हीं कारणों से, उसमें कारण सुधांशु जी ईडब्ल्यूएस की पोस्ट ना आने के कारण जो एक्सेस हो गई हैं सीटें, क्योंकि रिजर्वेशन तो दिल्ली विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों ने यहाँ पर लगा दी ईडब्ल्यूएस की, लेकिन अपने को अभी सरकार से ईडब्ल्यूएस की जो 25% सीटें नहीं मिलनी है वो तो हकीकत है, आप भी जानते हैं। और उसके कारण यूआर कैटेगरी के कुछ साथी तो वैसे ही उस कैटेगरी से बाहर हो गए, अब उनको भी विस्थापितों की श्रेणी में तो रखा जा रहा है। तो ऐसे साथी तो पहले भी योग्य थे, या दिल्ली विश्वविद्यालय के विभागों में जो अंक मात्र बनाया गया है कि 30 पहली पोजीशन के लिए 30 योग्य व्यक्तियों को बुलाया जाएगा, फिर 10 ऐसे कई बार उस मापदंड के अंदर भी कोई साक्षात्कार के लिए योग्य नहीं हो पाता है, लेकिन वो दूसरे विभाग में हो जाता है, उसको वहां मिलती है। प्रत्येक साथी नौकरी पाने वाला अपनी योग्यता के दम पर ही नौकरी पाता है, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ इस बात को कहता हूं। और मैंने जैसे ऐसे कहा कि कोई अपना इतने लंबे समय तक पढ़ा रहे साथियों के साथ हमारा या किसी भी शिक्षक संगठन का एक नैतिक दबाव रहता है, उन प्राचार्यों पर एक नैतिक दबाव रहता है, डीयू प्रशासन पर एक नैतिक दबाव रहता है कि अगर किसी कारण से एक जगह से इनके साथ कोई अन्याय हुआ है तो दूसरी जगह इनको न्याय मिले। ये प्रक्रिया क्यों नहीं होनी चाहिए? हमने यहाँ पहले देखा है 2015 में लॉ फैकल्टी के अंदर, 2016 में, 2015 में एआरएसडी कॉलेज के अंदर फिजिक्स डिपार्टमेंट में 16, 27 साल के लोगों को बाहर निकाला। आज किस कॉलेज में किस स्थिति पे वो काम कर रहे हैं कोई नहीं जानता, ये हकीकत है। आपके कॉलेज से भी कहा जा रहा है कि दयाल सिंह से भी किसी 23 साल पढ़ाई हुए शिक्षिका को बाहर कर दिया गया। ऐसा देखिए, मैंने जैसे बताया कि अगर सीट नहीं है तो वो तो ईडब्ल्यूएस के कारण ऊपर नीचे होता ही है, जिम्मेदारी सबकी है। लेकिन ये सरकार ने सीटें देनी थी, महाविद्यालयों में इनकी आंकड़े बनाकर 25% का वर्कलोड बनाकर विश्वविद्यालय के माध्यम से यूजीसी में पहुंचाना था, वो तो पहुंचाया नहीं है। फर्स्ट ट्रांचे की सीट भी ली है, सेकंड ट्रांचे की सीट भी ली है और वो भरी नहीं है। और उन पर विश्वविद्यालय में हमारा इस बात से गुरेज तो है कि जो ये सीटें थी, जो पहले से 2019 से पहले से ही हमारे पास ये सीटें थी ओबीसी सेकंड मतलब जो है एक्सपेंशन की, उन पर ईडब्ल्यूएस तो 2019 में आने वाला ईडब्ल्यूएस तो नहीं लग सकता ना जी, लेकिन लगाया, प्रशासन ने लगाया। और कब तक हम इन्हीं माध्यमों के कारण, तकनीकी माध्यमों के कारण अपने एडहॉक और टेम्परेरी साथियों को ऐसे ही रिटायरमेंट तक की पोजीशन तक आने देंगे? ये एक अमानवीय दृष्टिकोण है जो दिल्ली विश्वविद्यालय में 15-20 साल से
चल रहा था, इसमें एनडीटीएफ ने बड़े सोच समझकर रिस्क के साथ ये रेगुलराइजेशन की अपनी मुहिम अपने सारे एजेंडों में जितनी बार भी हमने चुनाव रखा है मिली है। और पिछली बार डूटा के चुनाव में हमें इसी आधार पर रेगुलराइजेशन मॉडल पर डूटा का नेतृत्व मिला और हम अपने कार्य को कर रहे हैं सकारात्मक तरीके से। जिस गति से इंटरव्यू हो रहे हैं, आपको लगता है कि बहुत जल्दी सब कॉलेजों में हो पाएगा? निश्चित रूप से हो पाएगा। हालांकि ये भी सच्चाई है कि कुछ महाविद्यालय जानबूझकर रोस्टर के मामले में विज्ञापनों को फंसा रहे हैं। उसके बाद कुछ प्रशासनिक अड़चनें आ जाती हैं उस रोस्टर को पास करने में, विज्ञापन को देने में, और विज्ञापन आ भी जाए तो फिर वो स्क्रीनिंग का क्राइटेरिया भी कई कॉलेजेस में डिले किया जा रहा है जानबूझकर। लेकिन अब चूंकि डूटा का एक मॉरल प्रेशर है और डीयू एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी ऐसी जो है रोजमर्रा की रिपोर्ट, क्योंकि ये शिक्षा मंत्रालय की तरफ से एक बहुत दबाव है कि बहुत जल्दी ही अपने को हायर एजुकेशन के अंदर जितनी भी पोस्ट बची हुई है उनको जल्द से जल्द भरना है, तो ऐसी रिपोर्ट मांगी जाती है। और आज दिल्ली विश्वविद्यालय में कोई कल्पना, हमको तो हजारों दिन गिनवाए जाते थे कि हो ही नहीं सकता जी, लेकिन आज ये हकीकत है कि कुछ ही महीने के अंदर 1000 से ज़्यादा नियुक्तियां हो चुकी हैं और इसी गति से चलेंगे तो मैं निश्चित रूप से कहता हूं कि जब हम अगस्त में डूटा के चुनाव के समय तक आपसे बात कर रहे होंगे तो कोई 3-4 हजार नियुक्तियां इस दिल्ली विश्वविद्यालय में हो चुकी होंगी और हमारे सारे एडोक और टेम्परेरी साथी, प्राध्यापक साथी इन दिल्ली विश्वविद्यालय के किसी न किसी महाविद्यालय में या दिल्ली विश्वविद्यालय के विभाग में अपनी स्थायी नियुक्ति प्राप्त कर चुके होंगे, उनको उनका ड्यू मिल चुका होगा। ये पूरे विश्वास के साथ हम आपको कहते हैं। तो दिल्ली सरकार के कॉलेजों में नियुक्ति की प्रक्रिया मतलब स्लो है, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, स्लो शब्द तो आपने बहुत ही मॉडरेट शब्द का प्रयोग दिल्ली सरकार द्वारा गवर्न किए जाने वाले कॉलेजों के लिए कर दिया है। वैसे तो मैं आपको ये बताने ही वाला था कि इस विस्थापन का कारण दिल्ली सरकार और उसकी गवर्निंग बॉडी के द्वारा चलाए जाने वाले 28+4 कॉलेज हैं जिनमें नियुक्ति प्रक्रिया को नहीं चलने दिया गया पिछले 1 साल से, जबकि सारे के सारे कॉलेजेस के अंदर आम आदमी पार्टी की गवर्निंग बॉडी थी। उन्होंने विज्ञापन नहीं आने दिए, थोड़ा बहुत पहल करके कुछ स्टाफ एसोसिएशन के माध्यम से, कुछ शिक्षक संघों के माध्यम से अगर दबाव बनाए गए तो 16+4 में कुछ कॉलेजेस के अंदर विज्ञापन आए, लेकिन उन विज्ञापनों के बाद भी वहां पर नियुक्ति प्रक्रिया नहीं हुई। और बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि 12 कॉलेज जो 100% वित्त पोषित है जो है दिल्ली सरकार के द्वारा, उनमें से एक भी कॉलेज का विज्ञापन नहीं आया है। आप मानिए कि और विज्ञापन नहीं आया है तो कोई स्क्रीनिंग, तो सबसे बड़ी बाधा अगर यहां पर कोई है तो दिल्ली सरकार के द्वारा वित्त पोषित ये 12 कॉलेज तो हर हालत में है, क्योंकि इनके अंदर तो फंड भी लग चुका है, इनके अंदर तो एरियर नहीं मिलने की समस्या भी है, लोग कैंसर से पीड़ित हैं, उनको जो है कोई फाइनेंशियल हेल्प नहीं मिल रही है, लोगों को कोई एलटीसी के लिए जो है सुविधा नहीं मिल रही है, यानी कि किसी भी प्रकार की सुविधा से नदारद कर दिए गए हैं हमारे इन 12 कॉलेजों के प्राध्यापक और इनके अंदर काम करने वाले कर्मचारी भी। और ये एक अमानवीय और इनका प्रेशर, जैसे कि आपने जैसे बताया कि कोई ऐसा भी कह रहा है कि जी ये नियुक्ति प्रक्रिया बंद हो जाएगी। देखिए, जब ये पहले इतिहास में होता रहा ना जी, 200-400 होगी, बंद होगी, तो जो 12+16+4 इवनिंग के कॉलेज, ऐसे 32 कॉलेजों में जो काम कर रहे साथी हमारे एडोक प्राध्यापक है, टेम्परेरी लेवल पर प्राध्यापक है, उनके अंदर भी इस बात की एंजाइटी है
कि ये नियुक्ति प्रक्रिया बाधित तो नहीं हो जाएगी, तो चलो अपने को जिस कॉलेज के अंदर साक्षात्कार चल रहा है उसके अंदर जाकर हम भी साक्षात्कार दें। और चूंकि वो योग्य हैं तो लोग इसको डिस्प्लेसमेंट तो कह रहे हैं, लेकिन सही मायने में ये रिप्लेसमेंट है। अगर वहां से कोई साथी हटता है, हालांकि हटना नहीं चाहिए, तो आप मानिए कि टोटल परसेंट अगर आप यूनिवर्सिटी एज ए यूनिट निकालेंगे तो 97 से 98% साथी जो दूसरे कॉलेजों में एडोक पढ़ा रहे थे, विशेष करके 12 कॉलेजों के अंदर जो एडोक साथी पढ़ा रहे थे, उन्होंने ही दूसरे कॉलेजेस के अंदर आकर उनको रिप्लेस किया है। इसलिए प्रमुख कारण डिस्प्लेसमेंट का ईडब्ल्यूएस की 25% सीटें नहीं आना और 32 कॉलेजों के द्वारा पॉलिटिकल वेंडिक्टा के तहत ये हाई चेकिंग जो चल रही है नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर। और इस मामले में तो हम वाइस चांसलर साहब से भी अपील करना चाहेंगे कि इस मिसगवर्नेंस से कृपया इन 32 कॉलेजों को निकालिए और इनसे छुटकारा दिलाइए, ताकि यहाँ के प्राध्यापक साथियों को, यहाँ के नॉन टीचिंग के कर्मचारी के साथियों को सही मायने में न्याय मिल सके। जब दूसरे कॉलेजों में ऐसी अच्छी बयार चल रही है तो ये 32 कॉलेज किस प्रकार से एक कलंक के रूप में हमारे सामने रह सकते हैं। तो इसमें कोई डीयू प्रशासन को भी कठिन फैसला इसके अंदर लेना पड़ेगा अगली बार गवर्निंग बॉडी के फॉर्मेशन के टाइम पे। एसी उम्मीदवार के तौर पर आप जो हैं अब मतलब शिक्षकों के सामने जा रहे हैं, अभी तक आप एसी मेंबर थे, तो एसी मेंबर के तौर पर आपकी जो प्रमुखताएं होंगी वो आपने ज़्यादातर बता दी हैं, लेकिन फिर भी अगर आपसे पूछे जाएं तो क्या लगता है कि क्या प्रमुखताएं रहनी चाहिए? देखिए, प्रमुखताएं मुद्दों की सभी शिक्षक दलों के सामने एक जैसे ही होती है, उनके देखने के दृष्टिकोण से अंतर आता है। प्रमोशन, पेंशन, परमानेंट अपॉइंटमेंट ये पहले भी थी और यही मुद्दे हैं ज्यादातर, लेकिन इस पे अन्य शिक्षक संगठनों ने एक नकारात्मक रवैया रखा, लोगों को पेंशन में फंसाया, लोग प्रमोशन लिए बगैर रिटायर हुए, लोग एडोक पर रिटायर हुए, परमानेंट अपॉइंटमेंट नहीं होने दिया। एनडीटीएफ एक ऐसा संगठन है जिसने इसमें एक सकारात्मक रवैया रखा और जब हमने 2021 के अंदर नवंबर में अपना चुनाव लड़ा था तब हमने स्लोगन दिया था प्रमोशन जारी है, रेगुलराइजेशन की बारी है। अब प्रमोशन वाली बात को हमने अचीव कर लिया है और चूंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि करीब 1100 के आसपास ऐसी स्थायी नियुक्तियां भी हो गई हैं, तो अब ये डेली रूटीन मैटर हो गया है। तो प्रमोशन अब की बार हमने अपना नारा दिया है, प्रमोशन और रेगुलराइजेशन जारी है, पास सर्विस काउंट और ओल्ड पेंशन स्कीम की बारी है। हम एक सकारात्मक, हम ऐसे संगठन से आते हैं जिसमें माननीय ओपी कोहली जी, कक्कड़ जी, कपाई जी, राजवीर शर्मा जी, भागी जी, नेगी जी, जिन्होंने हमने कार्य करने की सकारात्मक संस्कृति को हमारे अंदर जनित किया, हमारे अंदर एक सकारात्मक सोच लोगों के लिए पैदा की है, मुद्दों के लिए पैदा की है। हम अपने इन मुद्दों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। आप निश्चित मानिए कि जिस प्रकार से आज प्रमोशन की समस्या दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर नहीं रही है, किसी एक आधे कॉलेज में कोई एक आधा केस है, नहीं तो आज ये रूटीन मैटर बन चुका है। इसमें 2018 की रेगुलेशन में भागी जी, नेगी जी का योगदान है। एपीआई पीबीएस सिस्टम को, जिसको पहले के शिक्षक दलों ने ना केवल मान्यता दी, उनको यहाँ पर लागू करवाया और 6 पे कमीशन के अंदर एक भी प्रमोशन नहीं होने दी। और हमारा जब मौका आया, जब भागी जी और नेगी जी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर थे, सरकार के साथ तारतम्यता बैठाकर, बेशक हमको सरकारी संगठन लगाने का आरोप लोग लगाते रहते हैं, लेकिन जब हमें जरूरत पड़ी है हमने सरकार के साथ बातचीत की है और जब हमको जरूरत पड़ी है हमने उनके साथ संघर्ष का रास्ता भी अपनाया है। तो ऐसा करके 2018 की रेगुलेशन के अंदर ये सारे प्रावधान लेके आए।
आज प्रमोशन के अंदर फर्स्ट स्टेज तक का 4 साल 5 साल 6 साल का एक्सपीरियंस जुड़ रहा है, वो भागी जी और नेगी जी और एनडीटीएफ के कारण जुड़ रहा है, क्योंकि 2018 की रेगुलेशन में पहली बार एडोक एक्सपीरियंस को काउंट किया जाएगा, ऐसा लिखा हुआ है। उसी क्लोज के तहत दूसरे विश्वविद्यालयों में 8 साल का तदर्थ का जो तजुर्बा लेकर अन्य साथी सीधे एसोसिएट प्रोफेसर भी हुए हैं, ये आपकी जानकारी में है। और ऐसे ही अब परमानेंट अपॉइंटमेंट रहेगी। और इस प्रकार से दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर चूंकि एक एडोक एक व्यवस्था जो समस्या में बदल गई थी, जिसके कारण से 10, 15, 20, 25 साल तक के भी ऐसे टीचिंग एक्सपीरियंस लिए हुए साथी हमारे सामने हैं। अब उनके सारे तजुर्बे को काउंट करवाकर उनकी जो ड्यू प्रमोशन तक उनको ले जाना, उनको तब न्याय मिलेगा। ये अपना एजेंडा है, इसकी तरफ हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। 11 जनवरी को एनपीएस के साथियों को भी 20 लाख रुपए की रिटायरमेंट के समय पे ग्रेच्युटी मिलेगी। ये ग्रेच्युटी ओल्ड पेंशन स्कीम का प्रावधान था। धीरे धीरे हम उस ओल्ड पेंशन स्कीम के कुछ प्रावधानों को लागू करवाने में सफल हो रहे हैं और आप देखिए कि राष्ट्रीय स्तर पर भी इसके ऊपर बातचीत होने लगी है। भागी जी के नेतृत्व में डूटा ने भी इस बात को अपने एजेंडे पे लिया है और एनडीटीएफ के एजेंडे पे ये है ही। तो हम एकेडमिक सुधारों के रूप में यूजीसी से आने वाले नोटिफिकेशनों को बारीकी से देखकर उनको दिल्ली विश्वविद्यालय के प्राध्यापकों के लिए किस प्रकार से सकारात्मक तरीके से लगाया जा सके, उसके लिए प्रयास करेंगे। एनोमली कमेटी की बात यूजीसी और एमएचआरडी में हो चुकी है। किसी भी समय पर वो एनोमली कमेटी की रिपोर्ट आ सकती है, जिससे हजारों साथियों को फिर से कम ओरिएंटेशन में, रिफ्रेशर में, जिससे कि ड्यू डेट कई आगे पीछे हुई हमारे साथियों की, उसका लाभ मिलने वाला है। ऐसी सकारात्मक सोच के साथ किसी प्रकार के नेगेटिव एस्पेक्ट को अब दिल्ली विश्वविद्यालय के सिलेबस में ना आने के लिए हम कटिबद्ध हैं। कोई राष्ट्र विरोधी शिक्षा यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, इस बात के लिए कटिबद्ध है। अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम भावना, उसके अंदर राष्ट्र भावना लोगों को जागृत करे, ऐसी शिक्षा पद्धति चले और हमारे मुद्दे सकारात्मक रूप से हल होते रहें, उसके लिए हम कटिबद्ध हैं। उसके लिए चाहे डीयू प्रशासन हो, चाहे आपका यूजीसी का लेवल हो, चाहे शिक्षा मंत्रालय का, भारत सरकार का जो है वो स्तर हो, हम बातचीत और संघर्ष दोनों ही भाषाओं को जानते हैं और एक रिजल्ट ओरिएंटेड टीम के रूप में आपके सामने आना चाहते हैं। आप हमें एक बार इस बात के लिए मौका जरूर दें। शिक्षकों से क्या अपील करेंगे? शिक्षकों से मैं यही अपील करूंगा कि जैसे लगातार उन्होंने 2015 से एनडीटीएफ को एग्जीक्यूटिव के अंदर लेके आए, पहले भागी जी 4 साल उसमें रहे 15 से 19 तक, और अब आदरणीय वीरेंद्र सिंह नेगी जी हो रहे हैं। हमने जिस प्रकार की लड़ाइयाँ एकेडमिक काउंसिल में, एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर लड़ी हैं, 2018 की रेगुलेशन के अंदर जब प्रोफेसर त्यागी वाइस चांसलर पूर्व वो यहाँ पर कॉन्ट्रेक्चुअलाइजेशन को लागू करने के लिए बिल्कुल उतारू थे, तो भागी जी और नेगी जी के नेतृत्व में उस लड़ाई को लड़ा गया। और आज दिल्ली विश्वविद्यालय में ये सच्चाई है कि टीचिंग के अंदर कोई कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम यहाँ पर नहीं है और अन्य ऐसी न जाने कितने ही जो उलझे हुए सवाल थे, जो अड़चनें थी। जैसे पहले प्रमोशन के लिए सारी फाइलें दिल्ली विश्वविद्यालय बुलाई जाती थी, ये प्रावधान किसने करवाया? ये भागी जी की सोचने, नेगी जी की सोचने करवाया कि फाइल आने का कोई मतलब ही नहीं है। दिल्ली विश्वविद्यालय का प्रमोशन के मामले में किस प्रकार की फाइल होगी, किस प्रकार का डॉक्यूमेंटेशन होगा, ये दिल्ली विश्वविद्यालय का अधिकार नहीं है। दिल्ली विश्वविद्यालय के कार्यालय को केवल प्रमोशन होने के बाद पे फिक्स करने का अधिकार है। ये पुनः स्थापित करवाया भागी जी और नेगी जी ने, एनडीटीएफ ने, हमारे साझे प्रयास ने यहाँ पर स्थापित करवाया और उसी का परिणाम है। लोग तो यहाँ प्रोफेसरशिप देखना नहीं चाहते थे कॉलेजों के अंदर। 5th कमीशन में जो एनडीए फर्स्ट की सरकार थी उसमें प्रोफेसरशिप आया था लेकिन लोगों के बीच में आपसी डिस्प्यूट हुए, वो प्रोफेसरशिप वापस गई।
लेकिन इस बार 2018 की रेगुलेशन के अंदर ना केवल सबके लिए प्रमोशन प्रोफेसरशिप जितने भी एलिजिबल लोग हैं उनके लिए लेके आए, किसी प्रकार के भेदभाव के लिए लेके आए और सुनिश्चित किया कि यह व्यवस्था वापस ना जाए। और आज ये हकीकत है कि 700-800 प्रोफेसर दिल्ली विश्वविद्यालय के महाविद्यालयों में आज हैं और उनको उस प्रोफेसरशिप के कारण जो लाभ मिल रहा है वो बहुत अधिक है। आप उनसे जाकर बातचीत करके देखिए। जी, और आपका बैलेट नंबर, चुनाव की तारीख, ये सब बताएं। मेरा बैलेट नंबर 1 है और चुनाव की तारीख 9 फरवरी है, जिसमें 10:30 बजे से 4:30 बजे तक अपने ही कॉलेज में या आसपास में, अगर आसपास 2-3 कॉलेज हैं तो उनमें आपका चुनावी बूथ होना है, जिसमें 10:30 बजे से 4:30 बजे तक वोटिंग होनी है। न्यूमेरिकल 1 मेरे बैलेट नंबर के सामने आप लगाकर, और हमारे एकेडमिक काउंसिल के 7 सदस्य ऐसे खड़े हुए हैं, उनको भी एक टीम के रूप में भेजें। आप देखना कि दिल्ली विश्वविद्यालय के एकेडमिक जगत के अंदर जो सकारात्मक प्रयास हम लगातार पिछले सालों से कर रहे हैं, आपको उसमें और भी अच्छे परिणाम मिलने ही वाले हैं। मैं आपसे फिर से अनुरोध करता हूं कि एनडीटीएफ के पूरे पैनल को एग्जीक्यूटिव काउंसिल में और एकेडमिक काउंसिल में, जिसमें मेरा बैलेट नंबर 1 है, आप अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस दें। धन्यवाद। तो ये थे डॉक्टर सुनील कुमार जी, जो कि हमसे बातचीत कर रहे थे और इसी के उम्मीदवार हैं एनडीटीएफ की तरफ से। और फिर मुलाकात होगी अगली चर्चा में। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।